और चलिए लंच टाइम में आज हम आपको लेकर चलते हैं फिल्मों के सफर पर सबसे पहले और बात करेंगे बाहुबली फेम डायरेक्टर एसएस राजामौली की, जिन्होंने मेकिंग के दौर से गुजर रही अपनी फिल्म वाराणसी के ग्लोबल स्टेज पर प्रमोशन की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बिल्कुल शगुफ्ता, इस काम के लिए वाराणसी की टीम ने CCXP 2026 मेक्सिको का मंच चुना है। सैन डिएगो में होने वाले पॉप कल्चर इवेंट कॉमिक कॉन इंटरनेशनल की तर्ज पर आज रात कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस के स्टेज पर वाराणसी फिल्म के कुछ खास BTS वीडियो और टीजर भी दिखाए जाएंगे। और देखिए, खास बात यह भी है कि वाराणसी की टीम भी इस मौके पर फिल्म को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए वहीं पर मौजूद रहेगी। दुनिया के सिनेमाई पटल पर भारतीय सिनेमा की बढ़ती धमक का नया नाम है वाराणसी। साउथ डायरेक्टर एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म, जिसकी चर्चा देश से लेकर विदेश तक हो रही है। पेरिस के बाद अब भारतीय सिनेमा की सही मायने में पहली ग्लोबल फिल्म कही जा रही वाराणसी की खास झलक आज की रात मेक्सिको के कॉमिक कॉन में दिखाई जाएगी। ये सिर्फ एक झलक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय सिनेमा की ताकत दिखाने का एक ट्रेलर होगा। मेक्सिको के थंडर स्टेज पर एक विशेष पैनल के सामने वाराणसी फिल्म की कुछ खास झलकियां दिखाई जाएंगी। इस इवेंट में फिल्म के निर्माता SS कार्तिकेय वाराणसी टू द वर्ल्ड नाम का एक खास सेगमेंट पेश करेंगे। इसमें फिल्म के कुछ खास BTS यानी बिहाइंड द सीन वीडियो और राजामौली का एक स्पेशल मैसेज रिलीज किया जाएगा और इसके साथ ही वाराणसी का ग्लोबल प्रमोशन शुरू हो जाएगा। सैन डिएगो में होने वाले पॉप कल्चर इवेंट कॉमिक कॉन इंटरनेशनल की तर्ज पर दुनिया भर में कई ऐसे ही इवेंट होते हैं। इन्हीं में से एक है CCXP, जिसे कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस कहा जाता है। ये इवेंट सैन डिएगो कॉमिक कॉन की तर्ज पर फिल्में, कॉमिक्स, गेमिंग और टैलेंट दिखाता है। ब्राजील से शुरू हुआ CCXP अब जर्मनी और मेक्सिको में भी होता है। इस साल मेक्सिको का CCXP 24 अप्रैल यानी कि आज से 26 अप्रैल तक होगा। बताया जा रहा है कि इस ग्लोबल स्टेज पर वाराणसी फिल्म के वो BTS वीडियो दिखाए जाएंगे जो अब तक किसी के सामने नहीं आए हैं। इसके साथ ही पिछले साल वाराणसी टू वर्ल्ड नाम से फिल्म की जो झलक राजामौली ने दिखाई थी वो भी दिखाई जाएगी। इसके बाद वाराणसी की टीम ऑडियंस के साथ बातचीत भी करेगी। नमित मल्होत्रा की रामायण की तरह ही राजामौली की वाराणसी भारत से निकली बड़ी ग्लोबल फिल्म होने वाली है। इसकी तकनीक से लेकर कहानी तक को इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ऐसे में मेक्सिको का कॉमिक कॉन स्टेज फिल्म के ग्लोबल प्रमोशन के हिसाब से मेकर्स का बड़ा फैसला माना जा रहा है। इससे पहले वाराणसी फिल्म की खास झलक फ्रांस के मशहूर थिएटर ली ग्रैंड रेक्स में ट्रेलर फेस्टिवल में दिखाई गई थी, जहां दर्शकों ने बहुत जोरदार तालियां और सीटियां बजाकर इसका स्वागत किया था। उम्मीद की जा रही है कि मेक्सिको का रिएक्शन पेरिस से भी जोरदार होगा। फिल्म वाराणसी एक ग्लोब ट्रॉटिंग एडवेंचर है, यानी एक ऐसी रोमांचक विधा है जिसमें किरदार दुनिया भर की यात्रा करते हुए खतरनाक रहस्य या खोजों को सुलझाते हैं। इसलिए इसकी शूटिंग भारत समेत विदेशों की कई बेहतरीन लोकेशंस पर की जा रही है। फिल्म की मुख्य शूटिंग रामोजी फिल्म सिटी में की गई है। हाल ही में इस सेट का वीडियो मेकर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। यहाँ 50 करोड़ की लागत से वाराणसी शहर का एक विशाल सेट बनाया गया है, जिसमें गंगा के घाट और मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म के कई अहम सीन्स भारत के सबसे बड़े मोशन कैप्चर स्टूडियो में भी फिल्माए गए हैं। इसके अलावा फिल्म के शुरुआती स्केड्यूल की शूटिंग ओडिशा के कोरापुट जिले में हुई थी। यहाँ मालीगुड़ा की पहाड़ियों और ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली के प्राकृतिक दृश्यों का उपयोग उन दृश्यों के लिए किया गया है जो कि अफ्रीकी जंगलों जैसे दिखते हैं। पिछले साल जुलाई में केन्या के जंगलों और घास के मैदानों में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के साथ साहसिक दृश्यों की शूटिंग की गई। राजामौली ने इसके लिए अम्बोसेली नेशनल पार्क जैसे स्थानों को चुना था। फिल्म का एक महत्वपूर्ण स्केड्यूल
जॉर्जिया में भी पूरा किया जा चुका है। इस साल मार्च अप्रैल में अंटार्कटिका के रॉस आइस शेल्फ पर शूटिंग की गई। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसकी शूटिंग इस बर्फीले महाद्वीप पर हुई है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी फिल्म की 50% से अधिक शूटिंग पूरी हो चुकी है। वाराणसी भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है, जिसका बजट 1200 से 1400 करोड़ के बीच बताया जा रहा है। मुमकिन है कि मेक्सिको के कॉमिक कॉन इवेंट में फिल्म को लेकर कुछ और खुलासे सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड में पौराणिक कथाओं पर फिल्म बनाने का ट्रेंड चल पड़ा है। हनुमान, कार्तिकेय, महाअवतार, नरसिम्हा जैसी कई फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं और इनमें से कुछ को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है और इसी कड़ी में अब एक और नाम जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, नाम है इसका द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के महान गुरु द्रोणाचार्य के जीवन पर बनी AI माइथोलॉजिकल फिल्म द्रोणाचार्य का ट्रेलर सामने आया है। ये फिल्म जून में रिलीज होगी। द्रोण, तू इतिहास के सबसे महान योद्धाओं को गढ़ने के लिए बना है। AI बेस्ड फिल्म द्रोणाचार्य के 2 मिनट 37 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र से। क्या सही क्या गलत, अच्छाई और बुराई का द्वंद्व स्पेशल इफेक्ट्स के साथ फिल्माया गया है। पितामह भीष्म, अर्जुन, शिखंडी, श्री कृष्ण और द्रोणाचार्य संवाद की झलकियां इस ट्रेलर में दिखाई गई हैं। ये फिल्म जून में रिलीज होगी। हम किसी का अहित नहीं देख सकते, तो फिर इस युद्ध का निष्कर्ष कैसे निकलेगा? युद्ध आरंभ हुआ है तो इसका अंत भी होगा। हालांकि अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है। यूं तो महाभारत अच्छाई बुराई, धर्म अधर्म के द्वंद्व की ऐसी महाकथा है जिसे कई नजरियों से देखा गया है, अलग अलग अंदाज में बयां किया गया है। एक बार फिर ये कथा दर्शकों के सामने आ रही है। मन को शीतलता देने आए थे आप यहाँ। इस द्वंद्व में शीतलता कहाँ? कैसा द्वंद्व आचार्य? मित्र कौन, शत्रु कौन? विपक्ष में जो भी खड़ा है वो शत्रु है आचार्य। AI तकनीक के माध्यम से इस कथा को आज के दर्शकों के लिए बुना गया है और इस बार महाभारत की इस ताजा कहानी के केंद्र में हैं कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य। विभू अग्रवाल और कन्हैया मित्तल की ये फिल्म महाभारत कथा का AI वर्जन दर्शकों के सामने पेश करने जा रही है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि तकनीकी कौशल से बने किरदार क्या वो भाव, वो माहौल पैदा कर पाएंगे, दर्शकों पर वो असर छोड़ पाएंगे जो उन्हें थिएटर्स की कुर्सियों से बांधे रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या यही मेरी नियति है? इस द्वंद्व में हम सबकी नियति एक ही है आचार्य। पॉप म्यूजिक का जाना माना चेहरा रहे माइकल जैक्सन से जुड़े सामानों की पेरिस में नीलामी होने वाली है। माइकल के दस्तानों से लेकर जैकेट तक इन सब खास चीजों को खरीदने का अब उनके फैंस के पास खास मौका है। पॉप म्यूजिक की दुनिया के बादशाह माइकल जैक्सन से जुड़ी यादें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके इस्तेमाल किए गए खास आइटम अब नीलामी के लिए तैयार हैं। ये वही मशहूर दस्ताना है जिसे माइकल जैक्सन ने अपने बैंड टूर के दौरान बिली जीन परफॉर्म करते वक्त पहना था। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में रिहर्सल के दौरान ये ग्लव उन्होंने फेंक दिया था, जो अब करोड़ों में बिक सकता है। नीलामी में सिर्फ ये ग्लव ही नहीं बल्कि माइकल जैक्सन के साइन किए हुए पोस्टर, पर्सनल कपड़े और कई आइकॉनिक चीजें भी शामिल हैं। पेरिस के पास मौजूद ऑक्टेस ऑक्शन हाउस में इन खास चीजों को सजाया जा रहा है, जहां एक्सपर्ट्स ऑर्थर पैरो खुद उनकी देखरेख कर रहे हैं। हमारे पास हर तरह के दाम के आइटम्स हैं ताकि फैंस इन्हें खरीद सकें। माइकल जैक्सन का पर्सनल पिलो, शर्ट्स और उनके टूर के जैकेट जैसे कई खास सामान यहाँ मौजूद हैं, यहाँ तक कि उनका पहना हुआ ग्लव भी। नीलामी में रेड डियोर कार्डिगन, पेप्सी कैंपेन का ब्लैक जैकेट,
और उनके पर्सनल एक्सेसरीज भी शामिल हैं, जो उनके स्टेज लुक और स्टाइल को दर्शाते हैं। करीब 50 से ज्यादा यादगार चीजें 3 जून को पेरिस के पास नीलामी होगी, जिनमें उनकी टोपी, चश्मा और क्रिस्टल से सजा पिलो भी शामिल है। इन सभी चीजों को पहले 30 मई से 2 जून तक आम लोगों के लिए प्रदर्शनी में भी रखा जाएगा, ताकि फैंस इन्हें करीब से देख सकें। माइकल जैक्सन की जिंदगी और करियर में लोगों की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ी है, खासकर उनकी बायोपिक माइकल के रिलीज के साथ। अब देखना होगा कि उनके एक खास आइटम नीलामी में कितनी ऊंची कीमत पर बिकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, ये रिपोर्ट तो आपने देख लिया। बात कर लेते हैं सलमान खान की मोस्ट अवेटेड मातृभूमि फिल्म मे वॉर रेस्ट इन पीस, जो अब तक रिलीज नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि फिल्म स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हो सकती है। इसी बीच सलमान खान ने साउथ के जानेमाने डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली के साथ फिल्म की शूटिंग को शुरू कर दिया है, जिनमें उनकी को एक्ट्रेस नयनतारा हैं। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर दिल राजू ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें सलमान सेट पर दबंग स्टाइल में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सलमान खान के नए कमिटमेंट की ये सबसे ताजी तस्वीर है। इस कमिटमेंट के तहत सलमान खान ने साउथ डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली की नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। शूटिंग की शुरुआत 18 अप्रैल को मुंबई में हुई, जहां सबसे पहले पूजा रखी गई थी। सलमान खान, नयनतारा के अलावा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म के लीड स्टार्स भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रोड्यूसर दिल राजू ने अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में फिल्म का सेट देखा जा सकता है, जहां डायरेक्टर वामशी और प्रोड्यूसर अपनी टीम के साथ पूजा करने पहुंचे हैं। दिल राजू फिल्म का क्लैप लेकर शूटिंग की शुरुआत का आगाज करते हैं। कुछ देर बाद सेट पर फिल्म की हीरोइन नयनतारा की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। आखिर में सलमान खान की दबंग अंदाज में सेट पर एंट्री होती है। सलमान के साथ उनकी गाड़ियों का काफिला पहुंचता है। सलमान पहले डायरेक्टर वामशी से मिलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और फिर प्रोड्यूसर दिल राजू से उनकी मुलाकात होती है। सलमान और नयनतारा की ये फिल्म एक बिग स्केल एक्शन एंटरटेनर कही जा रही है। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर वामशी ने सलमान के लिए बेहद ही पावरफुल रोल लिखा है और फिल्म निर्माण के लिए दिग्गजों की टीम जुटाई है। फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि ये एक हाई ऑक्टेन फिल्म होगी, जिसमें सलमान खान का दमदार किरदार होगा। सलमान की इस फिल्म के एक्शन सीन एनिमल के एक्शन कोरियोग्राफर सुप्रीम सुंदर डिजाइन कर रहे हैं। वामशी पेडिपल्ली सलमान को इस फिल्म में देसी और खतरनाक अंदाज में दिखाना चाहते हैं, इसलिए सुप्रीम सुंदर सलमान के लिए इंटेंस एक्शन सीक्वेंस तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सलमान खान को एनिमल से भी वायलेंट एक्शन मोड में प्रेजेंट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सलमान खान का ये ऐसा अवतार होगा जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया और इसलिए सलमान अपने फिजिक पर खास मेहनत कर रहे हैं। सलमान को एक अदद हिट फिल्म की शिद्दत से तलाश है। उनकी पिछली कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए सलमान ने अब वामशी से हाथ मिलाया है। वामशी पेडिपल्ली का तेलुगु सिनेमा में हिट फिल्मों का रिकॉर्ड रहा है। वामशी ने जितनी फिल्में बनाई हैं, उनमें ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं और इसलिए उनकी गिनती साउथ के सफल डायरेक्टर्स में होती है। वामशी ने अब तक 6 फिल्में डायरेक्ट की हैं। 2007 में मुन्ना, 2010 में वृंदावनम, 2014 में येवेदु, इसके 2 साल बाद ऊपिरी, 2019 में महर्षि और 2023 में रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म वारिसु थी। इनमें ऊपरी और महर्षि सबसे ज्यादा कामयाब रही हैं। ऊपरी के लिए वामशी को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जबकि महर्षि के लिए वामशी ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता था। महर्षि के लिए ही वामशी को बेस्ट डायरेक्टर का सीमा अवार्ड मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब बात कर लेते हैं स्पेशल फैशन शो की। जी हाँ, आपने अब तक कई फैशन शोज देखे होंगे, रैंप पर मॉडल्स, चमकती लाइट्स और ग्लैमर की दुनिया देखी होगी, लेकिन आज आपको एक ऐसे फैशन शो दिखाते हैं जो कि ना सिर्फ अलग है बल्कि सोच बदल देने वाला भी है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में गुरुवार शाम एक ऐसा फैशन शो देखने को मिला जिसने फैशन शो को एक नया मंच दिया। रैंप पर सिर्फ स्टाइल नहीं था बल्कि हर कदम में हौसला, आत्मविश्वास और जज्बा झलक रहा था। मातृशक्ति सेवा समिति सोसाइटी ने दिव्यांगों के लिए एक फैशन शो आयोजित किया जिसमें दिव्यांगों को एक मंच मिला। किसी ने व्हीलचेयर पर बैठकर रैंप वॉक किया तो किसी ने अपने अंदाज से तालियों की गूंज बटोरी। हर प्रतिभागी ने अपने आत्मविश्वास से ये संदेश दिया कि हुनर और हिम्मत के आगे कोई बाधा बड़ी नहीं होती है। फैशन शो ग्लैमर से कहीं आगे निकलकर मानवता, साहस और आत्मसम्मान का उत्सव बना, जिसमें दिव्यांग प्रतिभागियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक कर अपनी प्रतिभा और आत्मबल का शानदार प्रदर्शन किया। मेरे को आज भोपाल में आमंत्रित किया है और आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। जो फैशन शो, टैलेंट शो होता है, दिव्यांगों की क्षमता क्या है और उनके अंदर क्या क्या गुण हैं वो सभी को दिखाया और सभी ने बहुत सहयोग किया। आज ये भोपाल का फैशन शो, हम लोग हैंडीकैप हैं, आज हमने फैशन शो किया, हमको काफ़ी बहुत अच्छा लगा। हमारे मैडम और सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग को मौका दिया फैशन शो करने के लिए। मैंने अपनी पार्टिसिपेट की, बहुत अच्छा लगा। हमारे भोपाल में बहुत ही दिव्य प्रोग्राम किया गया है जिसमें दिव्यांगजनों का यहाँ पर फैशन शो भी किया गया है और यहाँ पर संगीत भी किया गया है और उन लोगों ने डांस भी प्रस्तुत किया गया था और जिससे उनका उत्साह हम लोग को देखने को मिला। वो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा डांस करके और यहाँ पर उनने फैशन शो जो किया उनको यहाँ पर ऐसा लगा कि हमारे ये खुद का मंच है जिससे उन लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात चिलचिलाती गर्मी के बीच में राहत भरी खबर की कर लेते हैं। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक मौसम करवट लेने जा रहा है। तेज धूप और लू से परेशान लोगों को अब गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में 26 अप्रैल के बाद गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है और गर्मी से बचने का दमदार सोल्यूशन भी अब आ गया है। जयपुर की तपती दोपहर में जब पारा 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है और सड़कों पर चलना भी चुनौती बन जाता है, ऐसे में राहगीरों को राहत देता है नेट जीरो कूलिंग स्टेशन। सोलर एनर्जी से चलने वाला ये कूलिंग स्टेशन खस के पर्दे से ढका है और यहाँ पर बाहर के मुकाबले तापमान 10 डिग्री कम रहता है। खास बात यह भी है कि कोई भी राहगीर यहाँ निःशुल्क रुककर आधा घंटा आराम कर सकता है, गर्मी में राहत की सांस ले सकता है। तो वैसे गर्मी से राहत के लिए इंसान के लिए ही जुगाड़ नहीं किए जा रहे हैं बल्कि बेजुबान भी गर्मी से बचने का पूरा इंतजाम उनके लिए किया जा रहा है। झारखंड के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तस्वीर आप देखिए जहां पर इन दिनों एक नन्हा मेहमान सबका दिल जीत रहा है। भीषण गर्मी में बादल के लिए खास स्विमिंग पूल तैयार किया गया जहां पर वो रोज घंटों नहाता, खेलता और जी हां भरकर मस्ती करता है। गर्मी इतनी तेज़ हो चुकी है कि हर एक व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। सड़कें खाली नज़र आने लग गई हैं क्योंकि दिन के समय अभी कोई भी बाहर निकलना पसंद नहीं कर पा रहा है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उनके लिए जयपुर में है एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़। ये बन चुके हैं नेट ज़ीरो कूलिंग स्टेशंस और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क अंदर आके बैठ सकता है, थोड़ी देर रेस्ट कर सकता है, या फिर कोई अगर, क्योंकि ये अभी जो बना है बस स्टैंड पे है, तो कोई भी अपनी बस का इंतज़ार कर रहा है, कैब का इंतज़ार कर रहा है, या फिर कोई भी रीज़न हो, चाहे वो हॉकर्स हों, चाहे वो लेबर हो, कोई भी अंदर आके थोड़ी देर आराम कर सकता है क्योंकि
गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये जो जगह है, ये जो कूलिंग स्टेशन है, वो सभी को आराम देने के लिए बनाया गया है। ये कूलिंग स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ पे करीब करीब 30 लोग बैठ सकते हैं। 30 लोगों की बैठने की यहाँ पे जगह है। कोई भी यहाँ पे आ सकता है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हर व्यक्ति यहाँ पे अभी आ सकता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ टेम्परेचर बाहर से बहुत ज़्यादा कम है। अंदर कोई कूलर्स नहीं लगे हुए हैं, पर फिर भी अंदर जैसे ही आप आएंगे तो बाहर जहां 38 डिग्री टेम्परेचर है, वहीं यहाँ पे दिखाया जा रहा है 28 डिग्री, यानी कि लगभग 10 डिग्री का फ़र्क यहाँ पे देखा जा रहा है। और ये फ़र्क इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ चारों तरफ लगे हैं खस कर्टन्स, जहाँ पे लगातार पानी चल रहा है और साथ ही साथ में हर 30 सेकंड में वाटर स्प्रिंकलर्स चलाए जाते हैं, जिससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाए। और ये जो पूरा ऑपरेट हो रहा है, ये बिजली से इस तरह से हो रहा है कि ऊपर छत की तरफ लगे हुए हैं सोलर पैनल्स। तो सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल्स के ज़रिए ये जो कूलिंग स्टेशन है ये चलाया जा रहा है। और यहाँ पे हर किसी के लिए इतना ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे पानी की पूरी सुविधाएं हैं। साथ ही साथ में क्योंकि गर्मी है तो बीमार लोग बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ते हैं, या फिर क्योंकि ये रोड पे है तो किसी भी सिचुएशन से लोग आ सकते हैं, तो एक फ़र्स्ट एड किट सभी के लिए रखा गया है, जिसमें ORS भी है और साथ ही साथ में बेसिक मेडिकेशन और फर्स्ट एड का जो सामान है वो इसमें रखा गया है। तो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे एक साथ दी जा रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैंने देखी है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखा जा रहा है, एज लिखी जा रही है और बेसिक जो उनकी जानकारी है वो यहाँ पे लिखी जा रही है, जिससे एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके किसी भी अनहोनी से बचने के लिए, या फिर एक रिकॉर्ड इसलिए भी कि कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कितने लोगों के लिए ये लाभदायक है। और ये कर रहा है महिला हाउसिंग ट्रस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ लगातार लोग आ रहे हैं। इतनी देर से हम यहाँ पे हैं, हम भी ठंडी हवा खा रहे हैं, पर लोगों की आवाजाही चल रही है। तो एक व्यक्ति कितनी देर यहाँ बैठ सकता है? इसकी टाइम लिमिट है 35 मिनट बैठ सकते हैं। एक व्यक्ति 30 से 35 मिनट यहाँ पे बैठ सकता है, तो सफिशिएंट टाइम है एक बार के लिए अपना बॉडी के टेम्परेचर को सही करने के लिए। और ये जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रही हैं, इसमें क्या क्या जानकारी आप लिख रही हैं? इसमें नाम लिखना पड़ता है, एज लिखना पड़ता है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है और जो क्या वर्क करते हैं ये सब इसमें नोट किया जाता है। अच्छा, टाइमिंग भी लिख रही है कि कौन सा व्यक्ति किस समय पे आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझे बताइए कि लगातार जो लोग आ रहे हैं तो करीबन एक दिन में कितने लोग, क्योंकि तेज़ गर्मी पड़ रही है तो आते ही होंगे, कितने लोग एक दिन में आ जाते हैं? एक दिन में 100 के समथिंग 100 लोग करीब आ रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि 100 लोगों को अगर छाया मिल रही है, और ख़ास करके छाया भी नहीं, बहुत ठंडक मिल रही है, पंखे यहाँ लगाए गए हैं, ये जो खस कर्टन्स हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडक इस जगह को दे रहे हैं। करीब 10 डिग्री टेम्परेचर का जो गिरावट है वो अंदर फील हो रही है, कम बहुत है यहाँ पे टेम्परेचर। और सोलर पैनल्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि बिजली की कहीं ना कहीं बर्बादी हो रही हो। 10 से 6 इसका टाइम है, जो पीक टाइम होता है गर्मी का, जब टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है, तो उस समय पे ये जो एक खास फैसिलिटी है ये जयपुर में इस जगह पे आ गई है। 30 लोग एक बार में बैठ सकते हैं और एक व्यक्ति 30 से 35 मिनट यहाँ पर आराम कर सकता है। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर। देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ की पावन वादियाँ इन दिनों भक्तों के साथ गुलजार हैं। बाबा केदार का धाम हो या बद्री विशाल का धाम, हर दिशा में आस्था भक्ति के रंग आपको बिखरे हुए नजर आएंगे। हिमालय की गोद में बसे ये पावन धाम हर कदम पर आस्था की नई कहानी कहते हैं, जहाँ कठिनाइयाँ भी भक्ति के आगे झुक जाती हैं। यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री की पवित्र धारा, केदारनाथ की दिव्य शक्ति और बद्रीनाथ की शांति तक ये 4 धाम यात्रा आस्था की पवित्र डगर है, जिसे पूरी करके भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कल कपाट खुले थे, तभी से वहां भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा के 5 दिनों के भीतर 4 धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1,30,000 के पार हो गया है। पहले दिन करीब 14,000 श्रद्धालुओं ने बद्री नारायण के दर्शन किए। केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदार के अब तक 63,000 से ज़्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं और यमुनोत्री धाम में 27,000 से ज़्यादा भक्त पहुंचे हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 26,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो जाहिर सी बात है, देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का महासंगम अपने चरम पर है। आने वाले कुछ दिनों में 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार नए आंकड़े बनाएगी।
कपाट खुलने के बाद बद्री विशाल के धाम में भक्तों की बहार है। देश विदेश से आए श्रद्धालु बद्रीनारायण के दर्शन की आस लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और इसका असर भी दिख रहा है। भक्तों की भीड़ के बावजूद टोकन व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक तक सब कुछ स्मूथ है और तीर्थयात्री सहज भाव से बद्री विशाल के दर्शन कर पा रहे हैं। धाम के कपाट खुलने के बाद इस बार श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर से दर्शन कर लौट रहे हैं और वापस जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग अब बद्रीनाथ मंदिर के लिए दर्शनों के लिए निकल रहे हैं। व्यवस्थाएं की बात करें तो इस बार सबसे पहले जो ट्रैफिक व्यवस्था है, रूट यहां से डाइवर्ट किए हुए हैं। पुलिस प्रशासन मौजूद है रास्तों को, ताकि गाड़ियों को सही जगहों पे भेजा जा सके, पार्किंगों में भेजा जा सके, जिससे बद्रीनाथ में जाम की स्थिति ना बने। सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था इस बार बहुत सुंदर यहाँ पे की गई है। वहीं जो श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर में जा रहे हैं या फिर दर्शनों के लिए जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। अभी तक जितने भी श्रद्धालु हमें मिले हैं, हर किसी ने व्यवस्थाओं की इस बार तारीफ की है। रास्ते डाइवर्ट किए हैं, ट्रैफिक नहीं है, जाम नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। पुलिस द्वारा जो यात्रियों की मदद की जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं, मंदिर समिति हो, उत्तराखंड सरकार हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, तमाम सारे लोग यहाँ पे इस समय जुटे हुए हैं। श्रद्धालुओं को टोकन व्यवस्था के माध्यम से दर्शन कराए जा रहे हैं। बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों का खास ख्याल रखा जा रहा है। तमाम व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी न हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस टीम तैनात है। 6 महीने बाद ये अवसर आया है, लिहाजा श्रद्धालुओं में भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का भारी उत्साह दिख रहा है। हमने दर्शन किए, बहुत अच्छी व्यवस्था है अंदर, पानी की जगह, पानी पीने की व्यवस्था है अच्छी सी, खाने पीने के लिए भंडारे हैं और लाइन से आराम से दर्शन हो रहे हैं सबके और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पुलिस व्यवस्था ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। हमें अच्छा लगा कि उन्होंने पूरी जगह जगह बैरिकेटिंग और उसके हिसाब से नेगोशिएशन वाले रास्ते बताने के लिए सारे वो लगा रखे हैं और खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और किसी भी किस्म का कोई आपत्तिजनक कोई ऐसा वो नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में बहुत बढ़िया से दर्शन हुए हमारे और मन संतुष्ट हो गया। मतलब ना ज़्यादा धक्का मुक्की लगी, आराम से दर्शन हो गए। बस दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही सुंदर सजाया है मंदिर को। भगवान का दर्शन करके बहुत मन को तृप्ति मिली। हम फिर से आने का बहुत जल्दी प्लान बनाएंगे। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद पहले दिन 14,091 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। जाहिर है आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ेगा, लेकिन प्रशासन इसके लिए पूरी तरह तैयार है। पुख्ता इंतजाम है और बद्री विशाल के धाम में आस्था भक्ति के महामेले के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं और श्रद्धालु सहज भाव से अपने आराध्य के दर्शन का लाभ पा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम से श्वेता झा और कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में, जिसने एक बार फिर से अपने अद्भुत विकास कार्यों से देश दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। अयोध्या में अब 15 किलोमीटर लंबा दशरथ पथ बनने जा रहा है, जो न सिर्फ एक सड़क है बल्कि ये भारतीय संस्कृति, योग और आस्था का प्रतीक बनकर उभरेगा। साकेत पेट्रोल पंप से बिलवहरी घाट तक बनने वाले इस भव्य मार्ग को खास बनाने के लिए डिवाइडर के बीच योग की 15 हस्त मुद्राएं और 15 शस्त्र मुद्राएं वाली आकर्षक मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। करीब 6 फीट ऊंचे 30 पिलर्स पर सजी ये मूर्तियां इस मार्ग को एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव देंगी। ये दशरथ पथ सीधे उस ऐतिहासिक स्थल से जुड़ेगा जहां पर राजा दशरथ की समाधि स्थित है और अयोध्या धाम से लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर ये वही पावन स्थान है जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। इस मार्ग के बनने के बाद अब यहां पहुंचना और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। मंदिर बनने के बाद अयोध्या के विकास की नई नई योजना परियोजना सामने आ रही है। कहीं राम पथ मौजूद है तो कहीं धर्म पथ मौजूद है तो कहीं लक्ष्मण पथ, तो और एक पथ और आ रहा है वो अयोध्या में जो भगवान श्री राम के पिता के नाम पे है, दशरथ पथ। वो दशरथ पथ बन रहा है दशरथ समाधि स्थल की तरफ, और वहां पे जो आकृतियां, जो हम जैसे रेलिंग पे खड़े हैं तो दोनों तरफ सड़कें होंगी और बीच में ऐसी आकृतियां दिखेंगी आपको जो
एक अनुभव करेगी, एक आभास देगी योग का। हाथ में अस्त्र कहीं योगा मुद्रा पे हर एक आकृति वो नजर आने वाली है। बहुत जल्द अयोध्या में एक नई योजना की शुरुआत होगी और बहुत जल्द वो बनकर अयोध्या में तैयार हो जाएगा। अयोध्या से कैमरामैन अनुज जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला। दशरथ मार्ग के सौंदर्यीकरण पर करीब 85 लाख रुपए खर्च किए जाने की योजना है। इसमें न सिर्फ मूर्तियां बल्कि लैंडस्केपिंग, हरियाली, आधुनिक डिजाइन का खास ख्याल रखा जाएगा। दशरथ पथ को एक 14 मीटर चौड़े 4 लेन मार्ग के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं पर्यटकों को सहज और तेज आवागमन की सुविधा मिलेगी। राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और जन्मभूमि पथ की तरह अब दशरथ पथ भी अयोध्या के प्रमुख कॉरिडोर में शामिल हो रहा है। इसके पूरा होते ही ये मार्ग न केवल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाएगा बल्कि अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर और भी मजबूत बनाएगा। अयोध्या की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पौराणिक विरासत को देखते हुए यहाँ पर तमाम विभिन्न पथों का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर एक दशरथ समाधि करके एक पौराणिक स्थल है, उस तक एक नई रोड बन रही है। उस रोड पर हमारी तकरीबन हम लोगों ने 30 जो हमारी पौराणिक मुद्राएं हैं उसके हम लोगों ने टेराकोटा के स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं, जो कि जिसमें तमाम प्रकार के जो योग से जुड़ी हुई मुद्राएं हैं और भारत के जो प्राचीन अस्त्र शस्त्र को हाथ में पकड़े हुए हम लोगों ने स्कल्पचर्स मंगाए हैं। जो जैसे ही ये पथ लगभग बनकर तैयार है, हम लोग बहुत शीघ्र ही इनको उस पथ के बीच में लगा देंगे, ताकि उस पथ से निकलने वाले लोगों को एक अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में जानकारी भी हो और उससे जुड़ाव महसूस हो। और देखिए, इंडियन टीम के मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैदान पर अनगिनत रिकॉर्ड्स बनाने वाले सचिन आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन बने हुए हैं। इस खास मौके पर उन्होंने जन्मदिन पर सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं रखा इसको, बल्कि एक प्रेरणा का संदेश भी दिया है। सचिन ने अपने जीवन में अनुशासन, समर्पण और निरंतर मेहनत से जो मुकाम हासिल किया वो हर युवा के लिए एक मिसाल है। 24 साल के शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर में सचिन ने क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और भारत को कई ऐतिहासिक जीत भी उन्होंने दर्ज करवाई। और देखिए, आज उनके जन्मदिन पर देश भर से शुभकामनाओं का तांता लगा है। वहीं युवा खिलाड़ी उन्हें अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ने का सपना देख रहे हैं। सचिन तेंदुलकर एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा, एक जुनून और एक युग है। प्रयागराज, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम है, वहां लगातार दिनों तक आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने हर किसी को भाव विभोर कर दिया है। जी हां, 3 दिन तक चली हनुमंत कथा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लाखों श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिए। प्रयागराज में ऐसे लगा भक्ति का महाकुंभ। हनुमंत कथा से गूंज उठी धर्मनगरी। 3 दिनों तक धर्मनगरी प्रयागराज भक्ति के अद्भुत रंग में रंगी रही। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम तट पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का दृश्य महाकुंभ की तरह लग रहा था। भव्य पंडाल में हर कोने से जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारे गूंज रहे थे। मंच की सजावट, पुष्प वर्षा और भक्ति गीतों की धुन ने माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर दी। यहाँ पर भजन कीर्तन किया जा रहा है, जय श्री राम, और इस भगवान के भजन से श्रद्धालु ओतप्रोत हो रहे हैं। तीसरे और आखिरी दिन श्रद्धालुओं की संख्या पहले 2 दिनों के मुकाबले और भी बढ़ गई। भारी गर्मी के बावजूद दूर दराज से लोग अपने परिवार के साथ कथा सुनने पहुंचे। हर चेहरे पर श्रद्धा, हर आंख में उम्मीद, जैसे हर कोई अपने जीवन की समस्याओं का समाधान लेकर लौटना चाहता हो। हो सकता है मैं दूसरी बार की गर्मी लग रही, ये पहली बार, इसलिए हम यही कहेंगे संसार में भगवान का नाम ही सार है, बाकी
पंडाल की भव्यता और अनुशासन ने सबका मन मोह लिया। पंडाल के भीतर और बाहर श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि पैर रखने की जगह तक नहीं बची। आस्था का ये दृश्य देखते ही बना। गर्मी के बावजूद भक्त अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। दूर दराज से आए भक्तों के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री श्रद्धालुओं को कथा से भाव विभोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है सुबह से ही यहाँ पर इंतजार कर रही है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, बजरंग बली के नारे लगाए जा रहे हैं और सुबह से ही भक्त यहाँ पर इस हनुमान कथा का इंतजार कर रहे थे। साधु संत है और दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु इस हनुमान कथा का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। बाबा बागेश्वर का अंदाज ही उनकी पहचान है। कभी हल्के फुल्के व्यंग से तो कभी भावुक शब्दों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रोताओं के दिल को सीधे छू लेते हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल। अपने खास और चुटीले अंदाज के लिए मशहूर बाबा बागेश्वर जब गद्दी से मुखातिब होते हैं तो पूरा पंडाल मंत्रमुग्ध हो जाता है। सरल भाषा में गहरी आध्यात्मिक बातें कहना ही उन्हें जन जन का प्रिय बनाता है। कोई कारण नहीं, बस ये जो तुमने फूल बिछाए थे ना, ये हमको बसा है, दुर्गंध दे रहे हैं, हमको आनंद नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही। तुम्हारे बड़ी जगह हुई, बोले फूलों से तो सुगंध आती है, बोले आपके लिए फूलों से सुगंध आती है। हमें तो मछली की इनकी मन का स्वभाव सदैव से मछली के बीच में रहा, तो दुर्गंध भी अब इनको प्रिय लगने लगी, सुगंध लगने लगी। ऐसे ही मन का प्रभाव है भैया। जब तक माया में रहोगे तुमको माया ही अच्छी लगेगी, लेकिन जिस दिन तुम माधव के चरणों में पहुंच जाओगे तब पता लगेगा माया तो दुर्गंध है, गोविंद माधव हमारी सुगंध है। कथा के दौरान बाबा बागेश्वर सिर्फ कथा वाचन नहीं करते बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। देखिए, झारखंड के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन दिनों एक नन्हा मेहमान सबका दिल जीत रहा है। नाम है बादल और इसकी मस्ती देख लोग दूर दूर से यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पानी में उठखेलिया, सून से छप-छप और मस्ती से भरा अंदाज, ये है बादल, दलमा का सबसे प्यारा और चंचल हाथी। भीषण गर्मी में बादल के लिए खास स्विमिंग पूल तैयार किया गया है, जहां वो रोज घंटों नहाता है, खेलता है और जी भर कर मस्ती करता है। नहाता है कम से कम मैंने 15-20 मिनट मैंने नहा लेते हैं। हाँ। 3 दफे नहाता है। हाँ। 3 दफे नहा करके मैंने उतर जाते हैं और उतरने के बाद में नहा लेते हैं और पेड़ में मैंने घिसता है और इधर उधर घूमता है, मैंने बुलाने से चला आता है। लेकिन बादल की कहानी हमेशा इतनी खुशहाल नहीं थी। करीब 6 महीने का ये हाथी जब पोड़ाहाट के जंगलों से रेस्क्यू किया गया तब वो बीमार और बेहद कमजोर था। वन विभाग की देखरेख, सही इलाज और लगातार निगरानी ने उसकी जिंदगी बदल दी। दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी का एम्बेसडर बन गया है और उसे देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं और जब वो नहाते हैं तो टूरिस्ट लोगों को और भी अच्छा लगता है। बादल जब आया था तो बिल्कुल अस्वस्थ था, उसकी जीने की उम्मीद बिल्कुल कम थी, बट हमारे ट्रेकर्स, हमारे दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी के सभी कर्मचारी की मेहनत की वजह से आज वो स्वस्थ है। आज बादल पूरी तरह फिट है। उसकी शरारतें और चंचलता हर किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। पानी में खेलते बादल को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। लोग खास तौर पर दलमा पहुंच रहे हैं ताकि इस नन्हे हाथी की मस्ती को करीब से देख सकें। बादल की ये कहानी सिर्फ एक नन्हे हाथी की नहीं बल्कि वन विभाग की संवेदनशीलता और समर्पण की एक शानदार मिसाल है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।